नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन भावर एंड तराई रीजन। आज ज्योग्राफी का जीएस का जो लेक्चर है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें एक छोटा सा वीडियो मैं आपके समक्ष लाया हूं, जिसमें हम भावर और तराई रीजन जो होता है, जो नदी के कारण बनता है, उसके बारे में, उसके दोनों के अंतर को समझेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी कंटेंट समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन भावर एंड तराई रीजन। आपको मैं बता दूं कि जब नदी ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरती है तो बहुत तेज उसकी रफ्तार होती है, वो पहाड़ों के साथ बहुत तेजी से नीचे उतरती है। जो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसके कारण बहुत नीचे से ग्रेविटी के कारण नीचे आती है। उसके बाद आने के बाद वो सबसे पहले जब मैदानों में इंटर करती है तो सबसे पहले भावर क्षेत्र में इंटर करती है। भावर क्षेत्र को अगर आपको समझना है तो आप समझिए, जो ऋषिकेश और हरिद्वार का क्षेत्र है, मैं गंगा के संदर्भ में बता रहा हूं। अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश जाएंगे कभी, तो आपको दिखाई देगा कि जब गंगा में पानी कम होता है तो आपको उसमें नदी के पूरे जो अपवाह क्षेत्र में गोल गोल पत्थर दिखाई देंगे। जहां पर नदी में ये पत्थर दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वो भावर का क्षेत्र है। इसमें होता क्या है कि जो नदी का सारा पानी जो है, वो उन पत्थरों के बीच में जो स्पेस है उसमें से होकर के निकलता है, और आपको ऊपर से प्रथम दृष्टया लगेगा कि नदी सूखी हुई है, नदी में पानी है ही नहीं। लेकिन जितना भी पानी ऊपर से आ रहा था, वो सब उन्हीं पत्थरों में सोख लिया जाता है और नदी में पानी मालूम चलता है कि है ही नहीं। ये इसी को कहते हैं भावर क्षेत्र। अगर आप कभी मौका मिले तो हरिद्वार ऋषिकेश में इसको देखिएगा कि नदी में कैसे कैसे गोल गोल पत्थर चारों तरफ दिखाई देते हैं और पानी कम दिखाई देता है। अगर हम उस पानी में उतरे तो मुश्किल से घुटनों घुटनों भर ही पानी होगा, इससे ज्यादा पानी भावर क्षेत्र में नहीं होता है। अब आप बात करते हैं तराई क्षेत्र की, तो जो अगला हमारा जो नदी का जो मार्ग है, उसमें जो अगला पड़ाव होगा वो तराई क्षेत्र होगा। जब नदी भावर क्षेत्र से निकलती है तो उसके बाद वो तराई क्षेत्र में आती है। जब तराई क्षेत्र में आती है तो तराई क्षेत्र का जो स्लोप होता है वो बहुत कम होता है। स्लोप कम होने के कारण जो नदी का जितना भी पानी है वो वहां पर कुछ देर के लिए ठहर जाता है। जब वो वहां ठहर जाता है तो वहां पर दलदलों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जो वहां पर जो उसका जो उपयोगी जो जितना भी कंटेंट है जो मिट्टी का, वो उसी में धुल जाता है, घुल जाता है, और वहां पे जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो बहुत होती है, क्योंकि पानी अक्सर ठहरा हुआ रहता है उसके। और मैंने आपको बताया कि भावर क्षेत्र कौन सा है, तराई क्षेत्र कौन सा है। तो आइए इसको हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि जब हिमालय की, जो हमने आपको बताया था कि हिमालय की मुख्य पैरेलल 3 श्रेणियां हैं। पहला हिमाद्री या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। तो नदियां जो हिमाद्री या जो ग्रेट हिमालय से निकलती हैं, हिमाचल से निकलती हैं, वो शिवालिक जो श्रेणी है उसको काट करके जो मैदानी क्षेत्र है उसमें प्रवेश करती है। तो जो शिवालिक से लगा हुआ हिस्सा है हमारा, जो शिवालिक की जो रेंजेस हैं उनसे लगा हुआ हिस्सा है और लगभग उसके पैरेलल है, अर्थात मान लीजिए ये हमारी शिवालिक है, तो उससे जो लगा हुआ क्षेत्र है यही जो है भावर रीजन कहलाता है। और इसकी जो चौड़ाई है भारत में वो 8 से 16 किलोमीटर है। कुछ किताबों में 20-20 किलोमीटर तक भी लिखा मिलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई स्केल से इस लाइन को नहीं खींचा गया है, नदी ने स्वयं बनाया है, तो उसने नाप के नहीं बनाया है। तो कहीं पर ये 8 से 16 किलोमीटर, कहीं 5 से 15 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर तक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये जो शिवालिक की रेंजेस के बाद जो अगला पार्ट, जो हमारा जो मैदानी भाग है और जहां पर हमारे पहाड़ी भाग और मैदानी भाग आपस में मिलते हैं, वहीं पर ये भावर का क्षेत्र पड़ेगा। जब भावर के क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारा तराई का क्षेत्र आएगा, और ये लगभग 15 से 30, कहीं कहीं पर 40 किलोमीटर तक चौड़ा लिखा मिलेगा। अर्थात पहले हमारी ये शिवालिक की रेंज है, उसके बाद हमारा भावर का क्षेत्र है, और फिर हमारा तराई का क्षेत्र है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जो भावर का क्षेत्र है, इसमें हमको फाइन एलुवियम अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी है जो नदी के द्वारा लाई गई है, और साथ में पेबल्स अर्थात जो पत्थर मैंने गोल गोल आपको बताया पत्थर मिलते हैं, ये वही वो आपको मिलेंगे।
और यहाँ पर तराई के क्षेत्र में आपको पत्थर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर केवल आपको जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियम सॉइल है वही मिलेगी। भावर में क्या होता है कि जो नदी है वो पत्थरों के बीच में डिसअपियर हो जाती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है, पत्थरों के बीच में खो जाती है। जबकि जो तराई का रीजन है उसमें भावर क्षेत्र से नदी निकल करके ऊपर आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है और जमीन के ऊपर बहती है। और चूंकि यहाँ पर ढाल कम है तो आगे धीरे धीरे बढ़ती है और जब काफी देर रुकी रहती है तो वहां पर दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जो भावर का क्षेत्र है ये खेती के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों उपयोगी नहीं है? क्योंकि यहाँ की जमीन पथरीली है और बड़े बड़े पत्थर हैं। तराई का क्षेत्र है वो भी बहुत उपयोगी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रुका हुआ पानी होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये जो है अनुमान लगा लिया कि तराई के क्षेत्र में कौन सी फसलें हो सकती हैं, धान है, गन्ना है, इन सब का बहुत भारी मात्रा में वहां पर खेती होने लगी है। तराई के क्षेत्रों में एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ये जो भावर का क्षेत्र है ये सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक, अर्थात अगर हम बात करें सिंधु अर्थात जो हमारा जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है कश्मीर में, वहां से लेकर के और जहां पर हमारा नेपाल खत्म होता है वहां तक तीस्ता नदी तक ये क्षेत्र पूरा भावर का क्षेत्र फैला हुआ है। और जो हमारा जो ये पोर्शन है जो तराई का क्षेत्र है इसी के साथ साथ वो लगातार तराई का क्षेत्र भी फैला हुआ है। इसमें जो हमारी जो केवल जो ये जो भावर का क्षेत्र है ये बड़ी बड़ी नदियों में दिखाई देता है। जो छोटी नदियां हैं उनमें ये दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका भावर का क्षेत्र भी बहुत छोटा होता है। और ये जो हमारे जो तराई के क्षेत्र होते हैं ये लो लेवल प्लेन होते हैं, ये भी मैदानी क्षेत्र ही होते हैं, लेकिन जो इनका लेवल है जो सतह है वो थोड़ा निचले होती है, इसलिए यहाँ पर जो नदी की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो मित्रों मैंने आपको बताया कि भावर और तराई के क्षेत्र में क्या अंतर है। आगे किसी दिन हम आपको तराई और खादर क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए मित्रों वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।